अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स के चैप्टर साउंड का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक पियानो है मेरे पास और एक हमारे पास गिटार है, तो जब ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आप फ़ौरन से ये पहचान लोगे कि पियानो की आवाज़ डिफरेंट है और गिटार की आवाज़ डिफरेंट है। तो ये जो आवाज़ों के दरमियान डिफरेंस है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें साउंड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस बताती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बेसिकली क्या करती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिफरेंट आवाज़ों के दरमियान फ़र्क को बताती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको स्टडी करते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी हमने बात करनी है वो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस भी साउंड की ही एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डिस्टिंग्विश करती है। सही है, इट इज़ द एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, सही, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड क्वाइट साउंड, ठीक है। लाउडनेस क्या है हमारे पास? लाउडनेस एक ऐसी एबिलिटी है या साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास जो कि फ़र्क करती है। किसके दरमियान फ़र्क करती है? लाउड और क्वाइट साउंड के दरमियान फ़र्क करती है, सही है। देखिए, कुछ आवाज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा लाउड आती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और कुछ आवाज़ें आहिस्ता हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इनके दरमियान जो फ़र्क हमें बता रही है वो कौन बता रही है? लाउडनेस। अक्सर जगह जैसे कोई शख्स चीख रहा होगा, ज़्यादा बहुत ज़ोर से बात कर रहा होगा, इस तरीके से आपसे बात करनी शुरू कर दे कि क्या तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है? तो आप बोलोगे भाई इस इंसान की तो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। या फिर कोई आपके कान में आहिस्ता से विस्पर करने लग जाए कि क्या तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है? तो ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये आहिस्ता आ रही है, ठीक है। क्वाइट आवाज़ है, ये हल्की थोड़ी कम आवाज़ है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे इसकी लाउडनेस बहुत कम है। तो लाउडनेस बेसिकली क्या करती है? लाउडनेस हमें क्वाइट और लाउड साउंड के दरमियान फ़र्क बताती है, ठीक है। अब ये जो लाउडनेस है ना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब उन फैक्टर्स की हम पहले बात कर लेते हैं। फैक्टर्स जिस पे हमारे पास लाउडनेस डिपेंड करती है, उसमें जो पहला फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड का। जो पहला फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो है एम्पलीट्यूड का। अब इस बात को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। मान ले आपके पास, मैंने यहाँ पे अभी दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाई हैं। अच्छा, जो एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमारे पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये एक साउंड वेव है हमारे पास, इसको मैं साउंड वेव ए बोल देती हूँ, इसको मैं साउंड वेव बी बोल देती हूँ। दो डिफरेंट साउंड वेव्स मैंने बनाई हुई है, ठीक है। देखिए, जो साउंड वेव ए है हमारे पास, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है साउंड वेव बी के मुकाबले में। ये बात आपको पता है ना, इसका एम्पलीट्यूड इससे थोड़ा कम है, दिख रहा है हमें, सामने ही दिख रहा है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का वो थोड़ा कम है और इसका जो डिस्टेंस है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का वो ज़्यादा है। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब होगा क्या? जिस साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता है उसकी लाउडनेस भी कम होती है, सही है। जिस साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता है उसकी लाउडनेस भी कम होती है और जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने ये मैंने एक स्केल लिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक स्केल लिया हुआ है हमारे पास और अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक पेंसिल ले लेती हूँ और अब मैं जो है इस पेंसिल को इस स्केल पे आहिस्ता से मारूंगी। तो होगा क्या कि इस स्केल की जो वाइब्रेशन होगी वो कम होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब मैंने हल्के से मारा तो एम्पलीट्यूड कम प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो है हमारे पास अभी इसकी लाउडनेस भी कम है, ठीक है। अब मैं इस पर ज़ोर से पेंसिल मारती हूँ,
यानी कि अब जो इसने साउंड प्रोड्यूस करी उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि ये वाइब्रेशन ज़्यादा कर रहा था, इसकी वजह से अब जो इसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली हमारे पास एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा होता है किसी साउंड का तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है, और जब किसी साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता है तो उसकी लाउडनेस भी कम हो जाती है, ठीक है। तो आप ये जो स्पीकर में या मोबाइल के अंदर अपना वॉल्यूम जो कम कर रहे होते हो, तो ये होता क्या है कि जैसे आप वॉल्यूम कम करते हो ना, तो जो साउंड आ रहा होता है वो साउंड का जो है एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। और जब आप वॉल्यूम आप ज़्यादा करते हो तो साउंड का वो लोग एम्पलीट्यूड जो है अंदर से वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास कोई साउंड लाउड आ रहा होता है हमारी मर्ज़ी का, या तो कम आ रहा होता है। अच्छा, अब हम इसके नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं कि साउंड जो लाउडनेस है वो और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए, जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास जिस पे लाउडनेस किसी भी आवाज़ की डिपेंड करती है कि कोई आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ होगी, वो है एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से इसकी मदद से समझाती हूँ। देखो, ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये आपके पास एक रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर का आप एरिया खुद ही चेक कर लो, ज़्यादा है, ठीक है। और इसके मुकाबले में मैं अगर एक पेंसिल ले आऊँ तो इस पेंसिल का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पे ना अपना पॉइंटर जो है मारती हूँ, ठीक है। उससे हमें पता लग जाएगा कि किसकी आवाज़ ज़्यादा है, ठीक है। देखो, जब मैंने पेंसिल पर ये पॉइंटर मारा तो इसकी वजह से जो आवाज़ प्रोड्यूस हुई वो बहुत कम आवाज़ थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पेंसिल का एरिया कम है, ठीक है। अब मैं यहाँ इस रजिस्टर पे भी आवाज़ प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आवाज़ प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है वो थोड़ी लाउड है, सही है। वो इस पेंसिल की इस आवाज़ के मुकाबले में लाउड है। इसका मतलब क्या है कि अगर तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम हिट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी कि एरिया उसका ज़्यादा है, तो हमारे पास जो लाउडनेस प्रोड्यूस होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ज़्यादा तो लाउडनेस भी हमारे पास कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप इस बात को यूँ भी याद रख सकते हो, आप 2 जो है, एक आप छोटा वाला जो है ढोल ले आओ, ड्रम ले आओ, ठीक है, और एक बड़ा वाला ड्रम ले आओ, सही है। एक बड़ा ढोल ले आओ, एक छोटा ढोल ले आओ, ठीक है। अब जब आप उसकी जो सरफेस होती है ना, उस पे जब आप स्टिक करोगे छोटे वाले ड्रम, उसका एरिया भी कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप उस पे स्टिक करोगे ना तो उसकी जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी वो थोड़ी कम होगी। और जो बड़ा वाला जो ड्रम था, बड़ा वाला जो ढोल था, उस पे जब आप स्टिक करोगे तो उसका एरिया आप देख लेना ज़्यादा होगा। तो एरिया ज़्यादा होगा, इसकी वजह से उसमें ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जब हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है तो लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाती है। चलिए, जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। यानी कि जो भी सोर्स है साउंड का, उससे हमारा फासला कितना है। देखो, मिसाल के तौर पर आप किसी शादी में गए हो, ठीक है। बदकिस्मती से आपके साथ ये हुआ है कि आपको शादी में एक ऐसी सीट मिल गई है, एक ऐसी सीट पे बैठना पड़ गया है जो कि स्पीकर के बहुत ज़्यादा करीब है। आपको पता है ना, शादियों में बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से उसमें गाने बज रहे होते हैं, जिससे सर में दर्द हो जाता है अक्सर, ठीक है। तो आप उस स्पीकर के बिल्कुल करीब बैठे हुए हो, सही है। अब होगा क्या, उसके करीब बैठे हुए हो, यानी कि आपका और स्पीकर का फासला है अभी बहुत ज़्यादा कम। आपका और इस स्पीकर का फासला है अभी बहुत ज़्यादा कम। तो उसकी वजह से जो लाउडनेस होगी, जो आवाज़ है ना, उसकी लाउडनेस आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपका और सोर्स ऑफ साउंड का फासला कम होता है तो आपको जो आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड सुनाई देती है, यानी कि लाउडनेस बढ़ जाती है उस आवाज़ की, ठीक है। और इसके बरक्स अब आप शादी में जो है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब आप मान लो अब आपको इतना ज़्यादा आप उससे उकता गए हो उस लाउडनेस से कि आप क्या करते हो, आप थोड़ी देर बाद दूसरी जगह तलाश करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो अब आप देखते हो, थोड़ी-सी आप मेहनत करते हो तो आपको खुशकिस्मती से एक और सीट मिल जाती है जो उस स्पीकर से काफ़ी ज़्यादा फ़ासले पर है, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, आपका जो सोर्स था, आप उससे काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हो। आप उससे काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हो, यानी कि आपका और सोर्स का डिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आपका और सोर्स का जो डिस्टेंस था, जो फ़ासला था, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो होगा क्या, अब आप ये बात नोटिस करोगे कि जितनी ज़्यादा आवाज़ आपको पहले सुनाई दे रही थी ना, अब उतनी ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही। यानी कि जो स्पीकर से अब आवाज़ आएगी वो आपको कम सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि अब आप उस स्पीकर के बहुत ज़्यादा दूर बैठे हुए हो, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा सोर्स से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे जो आवाज़ है ना उस सोर्स की, सो ये उसकी लाउडनेस भी कम हो जाएगी, लाउडनेस भी कम हो जाएगी। तो देखा कि डिस्टेंस ज़्यादा तो हमारे पास लाउडनेस क्या हो जाती है,
डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा तो लाउडनेस हो जाती है कम, और डिस्टेंस कम तो लाउडनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली जो लाउडनेस और डिस्टेंस का जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो है इन्वर्सली रिलेशन, ठीक है। तो लाउडनेस जब ज़्यादा होती है तो डिस्टेंस हमारे पास, यानी कि डिस्टेंस जब हमारे पास कम होता है तो लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है, और डिस्टेंस जब हमारे पास ज़्यादा होता है तो लाउडनेस कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट फैक्टर है वो खुद मीडियम होता है, सही है, यानी कि किस जगह पे जिस भी मीडियम के अंदर सॉलिड में या लिक्विड में या गैसेस में साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वहाँ पे साउंड की लाउडनेस खुद ही चेंज होती रहेगी, सही है, क्योंकि मीडियम्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, डेंसिटी होती है उसकी, तो हमारे पास उन चीज़ों की वजह से लाउडनेस भी चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो गैसेस में हो सकता है लाउडनेस डिफरेंट हो, सॉलिड में हो सकता है लाउडनेस डिफरेंट हो, सही। अलग अलग किस्म के मीडियम्स जो होते हैं उनमें अलग अलग किस्म की लाउडनेस प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को लाउडनेस का जो है, जो भी आप चीज़ें थी वो डिटेल में समझ में आ गई होगी, खुद लाउडनेस की डेफिनेशन और उसकी जो फैक्टर्स थे वो सब डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है पिच, सही है। लाउडनेस हमने देखा कि लाउड और क्वाइट आवाज़ में फ़र्क करना हमें बताती है, फ़र्क करना सिखाती है, ठीक है। तो पिच क्या करती है, पिच हमारे पास एक साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज़ द एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक दैट दैट डिस्टिंग्विश दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन a shrill and grave sound, ठीक है, बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। यानी कि पिच क्या है, पिच साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी भी श्रिल एंड ग्रेव या ग्रेव आवाज़ में फ़र्क करना सिखाती है। अब श्रिल आवाज़ कैसी होती है, श्रिल आवाज़ होती है बिल्कुल बारीक सी जो आवाज़ होती है ना हमारे पास, जैसे कि आपने छोटे बच्चों की आवाज़ सुनी है, ठीक है, औरतों की आवाज़ सुनी है, तो ये आवाज़ जो होती है हमारे पास श्रिल आवाज़ होती है, सही। चिड़ियाओं की आवाज़ सुनी होगी आप लोगों ने, परिंदों की जो आवाज़ होती है वो भी श्रिल होती है। इसके अलावा ग्रेव साउंड कैसी होती है, भारी आवाज़, ठीक है, जो इसमें बेस ज़्यादा, इसको बेस साउंड भी बोलते हैं, ठीक है, बेस साउंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आवाज़ जो होती है, जैसे कि किसी भी एडल्ट मेल को आप देख लो, आपने अब्बू को देखो तो उनकी आवाज़ आप देखते हो कि भारी सी आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये जो भारी और बारीक जो आवाज़ होती है, श्रिल और ग्रेव साउंड होती है, इनके दरमियान जो फ़र्क करता है ना वो करती है पिच, ठीक है। तो पिच साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो फ़र्क करती है किसी भी श्रिल आवाज़ में और ग्रेव आवाज़ में, यानी कि किसी भी बारीक आवाज़ में या भारी आवाज़ में, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही होती है, पिच जो है ना उसका एक फैक्टर होता है जिस पे वो डिपेंड कर रही होती है, और वो फैक्टर होता है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम के ज़रिए इस बात को समझाती हूँ। ये मैंने एक वेव बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरी वेव बनाई है, देखिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, नंबर ऑफ़ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करो, जो पहली वेव है उसमें कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 3 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में 3 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। और ये जो दूसरी जो हमारे पास वेव है उसके अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5, सही है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर अंदर ये 5 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप याद रखो मेरी बात कि जिस भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी पिच भी कम हो जाती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी पिच भी कम हो जाती है, ठीक है। और जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी पिच भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लड़कियों की आवाज़ होती है, जो बच्चों की आवाज़ होती है ना, उनकी आवाज़ जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उस आवाज़ की, इसी वजह से उनकी पिच बहुत ज़्यादा होती है।
सही, इसी वजह से वो आवाज़ श्रिल आवाज़ हो रही होती है, ठीक है। और जब हम फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आपके अब्बू की आवाज़ होगी, ठीक है, बड़े किसी शख्स की, बड़े किसी मेल एडल्ट की आप आवाज़ सुनते हो, तो उनकी आवाज़ जो है साउंड पर जो प्रोड्यूस हो रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसी वजह से उनकी जो पिच होती है वो भी कम होती है, ठीक है। और इसीलिए उनकी जो आवाज़ होती है वो भारी आवाज़ होती है, ग्रेव साउंड होती है, सही है। तो पिच क्या होती है? पिच साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि श्रिल और ग्रेव साउंड में, यानी कि भारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क बताती है, ठीक है। और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जब हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, ठीक है, और वो आवाज़ होगी ग्रेव, ठीक है, वो आवाज़ कैसी होगी? भारी आवाज़ होगी। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि पिच भी इसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो साउंड हमारे पास कैसी होगी? श्रिल होगी, बारीक सी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होगी। चलिए, जो नेक्स्ट को हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है साउंड की, वो है क्वालिटी, सही है। क्वालिटी ऑफ साउंड, या इसको टिम्बर भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होता है, ये किन आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करती है, तो चलें इसको भी देख लेते हैं। इट डिस्टिंग्विश इट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स between two sounds of same loudness and pitch, ठीक है। क्या मतलब इस बात का कि क्वालिटी क्या होती है, ये भी साउंड की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फ़र्क करती है किन आवाज़ों के दरमियान? ऐसी आवाज़ों के दरमियान जिनकी लाउडनेस भी सेम हो, जिनकी पिच भी सेम हो, ठीक है। इस बात को यूँ समझो कि मान लो एक इंसान हमारे पास जो है वायलिन प्ले कर रहा है, ठीक है। एक इंसान जो है हमारे पास वो वायलिन प्ले कर रहा है, और एक इंसान हमारे पास पियानो जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। एक इंसान हमारे पास पियानो प्ले कर रहा है, ठीक है। अब जो वायलिन की से जो वो आवाज़ आ रही है, उसकी जो लाउडनेस है, ठीक है, लाउडनेस है वो, और पिच है वो, कुछ ना कुछ लाउडनेस और कुछ ना कुछ पिच भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। तो वो सेम है बिल्कुल वायलिन वाली आवाज़ से, ठीक है, वाइल सॉरी पियानो वाली आवाज़ से। सही, मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि एक इंसान हमारे पास वायलिन जो है हमारे पास वो उसको बजा रहा है, और एक इंसान हमारे पास पियानो बजा रहा है, ठीक है। तो दोनों से जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, उनकी लाउडनेस भी सेम है, और उनकी पिच भी सेम है बिल्कुल एक दूसरे से, ठीक है। तो अब भी हमें कैसे पता लग रहा है कि ये दोनों आवाज़ें डिफरेंट है, ठीक है। भाई, आप एक वायलिन की आवाज़ सुनोगे और पियानो की आवाज़ सुनोगे, मान लो दोनों सेम लाउडनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो दोनों सेम पिच के साथ चल रहे हैं, लेकिन तब भी क्या आप लोग फ़र्क नहीं बता दोगे? आप लोग बता दोगे आराम से फ़र्क? आप लोग बोलोगे भाई वायलिन की आवाज़ क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सुनाई देती है, और पियानो की आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट सुनाई देती है, तो आप सुनते के साथ ही बता दोगे कि भाई ये दोनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रही हैं आवाज़ें, ठीक है। तो हमारे पास ये किसकी हेल्प से पता लगता है? ये क्वालिटी की हेल्प से पता लगता है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो क्वालिटी चेंज हो जाती है, और उसी वजह से हमारे पास डिफरेंट आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है। हालाँकि लाउडनेस सेम होती है, पिच भी सेम होती है, ठीक है। अब इस बात को जो ये यूँ समझो कि इसमें हो क्या रहा होता है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है, ये बात समझो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 वेव्स बना रही हूँ, सही। अब मैं क्या कोशिश करूँगी कि एम्पलीट्यूड भी सेम रहे, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहे, और वेवलेंथ भी सेम रहे, ठीक है। यानी कि ऐसी आवाज़, 2 आवाज़ें बना रही हूँ यहाँ पर कि जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, तो इस वजह से लाउडनेस पिच भी सेम हो जाएगी, ठीक है। और वेवलेंथ भी सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 वेव बनाती हूँ, ठीक है। ये मैंने वेव बना ली यहाँ पर। एक मैंने ये वेव बनाई है, और चलो एक और बना लेते हैं। चलो, अब आप अगर गौर से देखो तो इनका एम्पलीट्यूड भी क्या है? बिल्कुल सेम है। एम्पलीट्यूड भी क्या है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आप यानी कि इनकी लाउडनेस कैसी हो गई है? सेम हो गई है, ठीक है। लाउडनेस कैसी हो गई है? सेम हो गई है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसमें भी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 1, 2। इसमें भी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 1, 2। इसमें भी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 1, 2। यानी कि फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई है? सेम हो गई है। तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम। इसकी वजह से हुआ क्या है कि पिच भी
बिल्कुल सेम हो गई है, पिच भी बिल्कुल सेम हो गई है, ठीक है। और आप अगर इनके दरमियान गौर करो तो जो डिस्टेंस है यानी कि जो वेवलेंथ है, दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी कि वेवलेंथ है हमारे पास, वो भी कैसी है, सेम है, ठीक है। इन तीनों की जो वेवलेंथ है वो भी सेम है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लग रहा है कि ये तीनों डिफरेंट है, ये तीनों साउंड्स डिफरेंट है? तो इनकी जो फॉर्म बन रही है ना, इनकी जो शक्ल बन रही है वो डिफरेंट है। देखो, ये शक्ल बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है। ये शक्ल कुछ थोड़ी सी इनके कोने जो है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब समझ लो एक स्क्वायर की शेप में मतलब बन रहा है, सही, कोने निकले हुए हैं इसके, कुछ इस तरीके की शेप है, ठीक है। और इसकी शेप कैसी है, थोड़ी सी अजीब सी, टेढ़ी सी, टेढ़ी मेढ़ी सी है, सही है। तो ये जो शेप्स हैं, ये फॉर्म्स हैं, ये डिफरेंट है, यानी कि वेव फॉर्म्स डिफरेंट है हमारे पास। जो वेव्स की शक्ल है हमारे पास, वो तीनों के अंदर डिफरेंट है। और इसी वजह से हमें पता चल पाता है, जब दो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होते हैं ना, तो उनकी वेव्स फॉर्म, जो उनकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, उनकी वेव फॉर्म डिफरेंट हो जाती है। और इसी वजह से हमें पता चल पाता है कि वो आवाज़ें जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो क्वालिटी क्या करती है, क्वालिटी किसी भी ऐसी दो आवाज़ों के दरमियान जिनकी लाउडनेस भी सेम हो, जिनकी पिच भी सेम हो, सही, यानी कि फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ तीनों चीज़ें सेम हो, ठीक है, लेकिन तब भी उनके दरमियान फ़र्क करेगी, ठीक है। और ये फ़र्क किसकी वजह से होता है, ये होता है वेव फॉर्म की वजह से। जैसे कि मान लो ये आवाज़ निकल रही थी वायलिन से, ठीक है, ये आवाज़ निकल रही थी फ्लूट, यानी बांसुरी होती है ना, फ्लूट, उससे निकल रही थी, और ये आवाज़ निकल रही थी पियानो से, ठीक है। तो ये तीनों आवाज़ें हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही थी, इसी वजह से इनकी जो फॉर्म थी ना, जो वेव फॉर्म थी, वो भी डिफरेंट थी। हालांकि फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सब सेम था, लेकिन इनकी वेव फॉर्म डिफरेंट थी, इसी वजह से इनके दरमियान आराम से फ़र्क किया जा रहा था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ये ऐसी आवाज़ों के दरमियान फ़र्क दिखाती है, वो क्या कहलाती है, क्वालिटी कहलाती है। चलें, अब हम ना लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं साउंड की, जो क्या है साउंड इंटेंसिटी, और इसका एक और नाम है अकूस्टिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सही, पहले हम इसको डायग्राम के ज़रिए समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो अभी हमारे पास ना कोई साउंड का हमारे पास सोर्स है, जो कि साउंड एनर्जी निकाल रहा है, से कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यानी और साउंड एनर्जी किसके ज़रिए जा रही होती है, साउंड वेव के ज़रिए। तो मैं अभी यहाँ पे वेव की डायरेक्शन इस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। ये है साउंड वेव, जो कि साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेते हुए जा रही है, ठीक है। अब मान लो इसके रास्ते में ना मैंने एक शीट रख दी, इसके रास्ते में मैंने एक पेपर की शीट रख दी। सही, आप किसी भी कोई भी शीट ले सकते हो, कोई भी मटेरियल की शीट ले सकते हो। मैंने अभी पेपर की शीट रखी है, और जो शीट मैंने रखी है ना, उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, ठीक है। तो उसका जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये साउंड वेव इसमें से भी पास होगी, ठीक है, साउंड वेव इसमें से भी पास होगी। तो साउंड वेव जो है एनर्जी लेते हुए जा रही थी, इसका मतलब क्या है, एनर्जी भी इसमें से पास हो रही है, ठीक है। तो साउंड इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है हमारे पास, कि कितनी साउंड एनर्जी हमारे पास, कितनी साउंड एनर्जी कितने टाइम के अंदर अंदर इस यूनिट एरिया, देखो 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, हम इसको यूनिट एरिया बोलते हैं। यूनिट आपको पता है ना, स्टैंडर्ड 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो यूनिट एरिया मैं इसको बोल रही हूँ, यानी कि साउंड एनर्जी, जितनी भी साउंड एनर्जी जितने भी टाइम के अंदर अंदर इस यूनिट एरिया में से पास हो रही होगी, इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से पास हो रही होगी, वही हमारे पास साउंड इंटेंसिटी बन जाएगी इसकी, ठीक है। देखो इसको मैं लिख भी सकती हूँ ऐसे, क्या कह रही हूँ मैं, कि साउंड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, कि कितनी एनर्जी कितने टाइम के अंदर अंदर इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से, यानी यूनिट एरिया में से पास कर रही है, ठीक है। कितनी एनर्जी कितने टाइम के अंदर अंदर इस यूनिट एरिया में से पास कर रही है, वही हमारे पास इसकी साउंड इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। देखो, और लाजमी एक और बात आप याद रखो, कि ये जो साउंड इंटेंसिटी है ना, सॉरी, अगर ये चाहिए आपको साउंड इंटेंसिटी, तो लाजमी जो भी एनर्जी है ना, जो भी एनर्जी है वो लाजमी परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए एरिया के, ठीक है। देखो अभी ये एरिया जो है हमारे पास, ये किस तरीके से, इस तरीके से, जो शीट हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर की, ये इस तरीके से है ना, ठीक है, इस तरीके से। और एनर्जी किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप गौर करो, एरिया का और एनर्जी का एंगल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो लाजमी इन दोनों के दरमियान
90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, किसके दरमियान, एनर्जी और एरिया के दरमियान, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास साउंड इंटेंसिटी होती है। अब इसकी आप एक और चीज़ समझो, देखो आप लोगों को पावर का पता है ना, पावर क्या होती थी, पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, सही है, यानी कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी बन रही है या फिर पास हो रही है, तो हम बोलते थे कि वो उसकी पावर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि इस एरिया में से कितनी एनर्जी कितने टाइम में पास हो रही है, ठीक है। तो हम इस एनर्जी और टाइम को पावर भी तो कह सकते हैं ना, कि कितने जो है कितनी पावर पास हो रही है इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से, ठीक है। देखो क्यों क्या कर रही हूँ मैं, ये जो E डिवाइडेड बाई टी है ना, इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ पावर से। देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन रहा है, पावर डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है एनर्जी जो है कितने भी टाइम में पास होती है, तो इस चीज़ को हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात कह देती हूँ कि भाई ये जो साउंड वेव है ना, ये कितनी पावर पास करवा रही है, कितनी पावर पास करा रही है इस यूनिट एरिया में से, ठीक है। और लाजमी कैसी जानी चाहिए, परपेंडिकुलर जानी चाहिए, ठीक है। तो यही हमारे पास इसकी साउंड इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। अब इसका यूनिट बनाते हैं, यूनिट हमारे पास लिखा हुआ है, साउंड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, देखो यूनिट हमेशा ना आप लोग फॉर्मूले से ही बना लिया करो, ठीक है। तो यूनिट हमारे पास जो बनेगा ना, देखो हमने अभी देखा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को तो हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, ठीक है। और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट बन गया, क्या यूनिट बन गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख के बताती हूँ, देखो इधर आओ, क्या बोला था मैंने कि कितनी पावर पास हो रही है इस यूनिट एरिया में से। तो चलो आओ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, साउंड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। साउंड इंटेंसिटी is the power carried, साउंड इंटेंसिटी वो पावर होती है जो किसी ना किसी साउंड वेव के ज़रिए कैरी करते हुए जा रही होती है, मतलब कोई ना कोई साउंड वेव उसको कैरी करते हुए जा रही होती है, ठीक है। कैरीड बाय साउंड वेव, सही है, पर यूनिट एरिया, सही है। और वो पावर किसी यूनिट एरिया में से पास हो जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, और लाजमी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, ठीक है। क्या कहा मैंने कि साउंड इंटेंसिटी क्या होती है, ऐसी पावर जो किसी ना किसी यूनिट एरिया में से पास हो रही हो, ठीक है, और लाजमी परपेंडिकुलरली पास हो रही हो उस एरिया के, तो वो हमारे पास क्या कहला रही होती है, साउंड इंटेंसिटी कहला रही होती है, ठीक है। चले, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा, एंड मेरा लेक्चर आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।